ठीक है, वेलकम बैक। कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो में बात करेंगे एक जो पावर स्पेस से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी नेमली ट्रांस रेल लाइटिंग। तो इनके क्वार्टर 4 नंबर्स, FY26 का परफॉर्मेंस एंड FY27 का गाइडेंस, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब ये कंपनी क्या करती है, इनके बिजनेस मॉडल को हमने प्रीवियसली भी डिटेल में कवर किया है, बट अगर शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिकली फोकस करती है जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैटाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोल्स होते हैं, ये जो EPC के ऑर्डर्स होता है ये यहाँ पे बिड करती है। अगर फेवरेबल है तो इनको ये अगर ऑर्डर मिलता है तो विद इन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स इनको ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन्स होते हैं उनको सेटअप करना पड़ता है। अब ये इसके लिए लगने वाले जो कंडक्टर्स है, लाइक जो पोल्स है या फिर लेटाई स्ट्रक्चर्स है, ये जो सब कुछ है, जो की कंपोनेंट्स होते हैं किसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को बनाने के लिए, ये सब कुछ इन हाउस बनाते हैं। तो फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ये प्लेयर है, जिसका इनको फायदा ये मिलता है कि मार्जिन पे थोड़ा बेटर कंट्रोल होता है। तो कंपेयर करेंगे आप KEC से, इनके मार्जिन आपको दिखेंगे कि 11-12% के आसपास होते हैं। देन क्योंकि आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो अवेलेबिलिटी, अगर आपको चाहिए कि किसी टाइम पीरियड में आपको किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो क्योंकि आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको एग्जीक्यूशन जो होता है, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है, उसको भी बेटर कंट्रोल कर सकते हो, जिससे रेवेन्यू रिकग्निशन फास्टर होना, एंड देन जो अगर एडेड कुछ प्रोजेक्ट के साथ बोनसेस हो, इंसेंटिव्स हो, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये एस्पेक्ट है इस बिजनेस के साथ पॉजिटिव है। तो इनका परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से कॉन्स्टेंटली देखेंगे तो इन्होंने 30% के आसपास जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिलीवर किया है। इस साल का भी रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 29.8 या ऐसे ही कुछ 30% के आसपास है। एंड मोर और लेस अगर इनका बैंड देखेंगे एबिटा लेवल पे मार्जिन का, तो अराउंड 12 to 14% का होता है। इनका गाइडेंस भी यही होता है। ये साल के लिए इन्होंने गाइड किया था कि हमारा जो एबिटा मार्जिन होगा बिटवीन 11.5 to 12.5 इस रेंज में होगा, और इस साल का भी जो एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया था उसी हिसाब से अराउंड 11.8 के आसपास इनका एबिटा मार्जिन आया। तो नंबर्स ईयरली देखेंगे तो रेवेन्यू के टर्म्स में इन्होंने डिलीवर किया है, मार्जिन के टर्म्स में डिलीवर किया है। और अदर रेवेन्यू के टर्म्स में तो इन्होंने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोला था कि हम 25% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, फिर H1 के एंड में इन्होंने उसको अपवर्ड रिवाइज किया और बोला कि हम 27% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, और एट द एंड डिलीवर किया अराउंड 30%। तो बेसिकली रेवेन्यू टर्म्स में तो इन्होंने जरूर आउट परफॉर्म किया है। मार्जिन पे एक्चुअली हुआ क्या है, क्वार्टर 4 जो रहा है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्टर रही है, इसके मार्जिन थोड़े सॉफ्टर रहे हैं, और ये पॉइंट्स में फोकस करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस। बट क्योंकि एंड जो है ना FY26 का वो थोड़ा सॉफ्टर हुआ है, और जो कॉन कॉल में अपडेट्स थे दैट वर ऑल्सो नॉट दैट प्रॉमिसिंग, बिकॉज सी अब EPC के बिजनेस में होता क्या है ना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। पहला तो है कि ऑर्डर्स मिलना, ऑर्डर्स आर बेसिकली गोइंग फ्रॉम कम्पिटिटिव बिडिंग होता है, मेनी प्लेयर्स डोमेस्टिक इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेटिंग, इवन अब जैसे ट्रांसरेल है ये इंटरनेशनल बिडिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, डोमेस्टिकल भी करता है, तो कॉम्पिटिशन हमेशा होगा। तो ऑर्डर जितना पहली बात है। देन दूसरा है वो ऑर्डर के मार्जिन किस रेंज में है, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर रेवेन्यू एट अ हायर प्राइस यू विल हैव टू मे बी कॉम्प्रोमाइज ऑन द मार्जिन्स। तो वो एक बैलेंस बनाना कि भाई यू आर डिलीवरिंग ऑन द ग्रोथ, यू आर ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मार्जिन, ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ होता है जो कंपनीज को हमेशा एक डिसीजनिंग लेनी पड़ती है। तो वो एक फैक्टर है कि ऑर्डर बुक, दूसरा है उससे मार्जिन क्या है, तीसरा है एग्जीक्यूशन। अब क्योंकि EPC का काम है, आपको एक डिफाइंड टाइमलाइन में कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है, माइलस्टोन बेसिस पे काम होता है, आपने उस माइलस्टोन पे वो चीज़ें खत्म कर ली तो रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। तो एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देन जिसमें लेबर शॉर्टेज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, देन सीजनैलिटी वाइज रेनी सीजन वाला ऐसे कुछ इंपैक्ट्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो EPC का बिजनेस है हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। यहाँ पे हमने ट्रांसरेल के अलावा हमने जो एनवायरो इंफ्रा है उसकी बात की, हमने स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात की प्रीवियसली। तो हमेशा से यहाँ पे अप एंड डाउन ऐसे लीनियरली कभी भी होगा नहीं कि कंपनी लीनियरली ग्रो करते जा रही है फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इस क्वार्टर में एक्चुअली यही हुआ बिकॉज ऑफ सम मिडल ईस्ट टेंशंस, और क्योंकि एग्जीक्यूशन स्लो डाउन है, इनका क्वार्टर 4 का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रहा। तो नेगेटिव ग्रोथ एंड देन मार्जिन्स वर ऑल्सो अंडर प्रेशर दिस क्वार्टर 4, जिसकी वजह से देखेंगे तो पूरा साल का तो इन्होंने ग्रोथ मीट कर लिया कैसे तो करके, बट देन ईयर एंड इन्होंने थोड़ा वीकर नोट पे किया है। एंड जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा और एक्सटेंशन होते हुए दिखा जब इनका कॉन कॉल हुआ। तो अब इनका पहले तो समझते कि ऑर्डर बुक का पोजीशन क्या है। तो अभी लास्ट ईयर तक देखेंगे ना तो इनके पास अराउंड 12-13,000 करोड़ के ऑर्डर्स थे। अभी ये साल खत्म होते FY26 के एंड में इनके पास ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के ऑर्डर्स है T&D की। 90% बिजनेस इनका T&D का है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, रेलवे जो पोल लाइटिंग वगैरह है, सिविल वर्क है, ये सब मिला के हार्डली 18% है। तो दैट इज नॉट अ मेजर पार्ट इज T&D। तो 16,000 करोड़ के इनके पास ऑर्डर्स है। इस साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ है। तो मोर देन ट्वाइस दैट रेवेन्यू दैट दे डिड इन FY26 इनके पास ऑर्डर बुक है। तो पहली तो बात है कि ऑर्डर बुक के रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है, इनके पास सफिशिएंट ऑर्डर्स इन हैंड है। L1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, L1 आर एडिशनल आई थिंक 50-60 करोड़, 16,000 करोड़ के इन हैंड ऑर्डर्स है जो इनको एग्जीक्यूट करने हैं। तो ऑर्डर बुक पहली तो है कि दिक्कत नहीं है। अब सी एडिशनली इन्होंने बिड पाइपलाइन के बारे में जिक्र किया कि इनका करंटली इन्होंने इस क्वार्टर में ही जो क्वार्टर 4 के एंड में इन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के ऑर्डर्स पे बिड किया है, और एज ऑफ कॉन कॉल भी इन्होंने कुछ और बिडिंग किया है। तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इन्होंने एडिशनल बिडिंग ऑलरेडी कर दिया है, जिसका रिजल्ट प्रोबेबली एक आध मंथ में आ जाएगा। तो इनको वहां से एटलीस्ट 10-15% ऑर्डर इनफ्लो आना एक्सपेक्टेड है। तो अराउंड 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो आना एक्सपेक्टेड है, जो मे बी एक आध 2 मंथ्स में आ जाएगा। तो ये ऑर्डर इनफ्लो इस क्वार्टर में या फिर जो करंटली हम Q1 में यहाँ पे आ सकता है, पूरे साल के लिए FY27 के लिए इनका कहना है वी आर एक्सपेक्टेड टू गेट एन एडिशनल ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 10,000 to 11,000 करोड़। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है। यहाँ से इनका एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम एज्यूम करें कि जो ओवरऑल पाइपलाइन है ऑर्डर्स का डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के अराउंड 80,000 to 1 लाख करोड़ का है,
10% भी एज्यूम करते हैं अगर हमें मिल जाता है तो अराउंड 10-11,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो हमें इस साल में आना एंटिसिपेटेड है, एडिशन टू व्हाट वी हैव ऑन द बुक्स एज ऑफ Q4 FY26 दैट इज 16,000 करोड़। तो रनवे इनके लिए मुझे दिक्कत नहीं लगती, जो इनको एग्जीक्यूशन करना है उसके लिए जो ऑर्डर इनके पास काफी सफिशिएंटली है, जो आराम से ये 20-30% के आसपास जो इनका हमेशा टारगेट होता है, अराउंड 25% हम इसेंशियली फॉर कपल ऑफ ईयर्स एज वेल कैन कंटिन्यू टू ग्रो, ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, ऑर्डर बुक के वाइज चैलेंजेस नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि अगर ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो फिर इस क्वार्टर का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो क्यों हुआ, राइट? मतलब कहाँ पे दिक्कत ही थी? तो एक्चुअली 2-4 फैक्टर्स रहे मेन। पहला तो है कि इनका जो काम है वो ईपीसी बेस्ड है, तो कोई भी ऑर्डर जब आपको मिलता है तो आपके पहला जो 6 मंथ्स होता है वो होता है इंजीनियरिंग डिजाइन फेज होता है, जहाँ पे आप जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिठानी है उसका नेचर क्या होगा, उसका कैपेसिटी क्या होगा, वो सब जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो इनिशियल स्टेजेस में होता है। और जो प्रोजेक्ट है उसका जब टाइमलाइन माइलस्टोन की कोई रिच होगा तो रेवेन्यू को रिकग्निशन होता है। तो ये जो Q4 रहा है, इनका कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वर इन द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फेज, जहाँ पे जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो थोड़ा सॉफ्टर होता है कंपेयर टू जो एग्जीक्यूशन फेज होता है जहाँ पे हायर रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। तो इनका कहना है कि Q3 में जो प्रीवियस क्वार्टर था इसके पहले वाला, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 20+ प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट कर लिए। तो वहाँ पे हमारा जो मेजर एग्जीक्यूशन है वो जो H1 का एंड है Q3 है वहाँ पे हो गया, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूशन ज़्यादा हो गया, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। तो जो नया प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो मेजर रेवेन्यू वहाँ पे आ गया Q2 Q3 में, और Q4 में सॉफ्टर था बिकॉज वी वर इन द डिजाइन फेज। तो ये प्राइमरी फैक्टर रहा है कि हमारा रेवेन्यू जो ग्रोथ है Q4 में थोड़ा स्लोवर रहा है, टेपिड रहा है, और जो लास्ट Q4 के कंपैरिजन में अराउंड 4-5% का ड्रॉप है। अब ये एक फैक्टर है। दूसरा है कि जहाँ पे ये एग्जीक्यूशन करने वाले थे वहाँ पे कुछ दिक्कतें भी थी, जैसे मिडल ईस्ट वाले टेंशन हो गए हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेन के रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट रहे हैं, लेबर शॉर्टेज की भी थोड़ी दिक्कत रही है, जो इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे से मैनेज किया है। बट दे डेफिनेटली अग्री टू द पॉइंट कि हाँ लेबर शॉर्टेज है, there is a gap between the demand of the skilled labor and the supply of the skilled labor। ये दिक्कत तो है, but they are working on that, mitigating that with the loyalty program, training the labor, उनको incentives देना, तो ये सब ये कर रहे हैं to retain the labor। but then eventually क्योंकि supply chain constraint थे, जो delays थे, अगर कोई raw material इनको चाहिए उसके अगर constraint होते हैं तो इनका जो काम है वो टाइमली हो नहीं पाया। तो ये कुछ एस्पेक्ट रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू रिकग्निशन है Q4 में सॉफ्टर रहा है। बट देन इन्होंने कहा कि दैट इज नॉट अ रेवेन्यू लॉस्ट, ये जो रेवेन्यू रिकग्निशन है ये Q1 में या फिर जो H1 FY27 है वहाँ पे हो जाएगा, तो बेसिकली रेवेन्यू आगे शिफ्ट हो गया है। तो ये फैक्टर रहा है प्राइमरीली जो इनके रेवेन्यू ग्रोथ सॉफ्टर होने के पीछे है। अब बात आती है कि फिर अगर ये आगे शिफ्ट हो रहा है तो हाउ इज द पोजीशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ मे। तो अप्रैल मंथ तो चलो मैनेजमेंट ऑलरेडी दे हैव सीन, तो हाउ इज दैट सिचुएशन। तो सी अगर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी अब जो जैन फेब मार्च वाला क्वार्टर था Q4, उसमें जो मिडल ईस्ट वाले टेंशन थे दे वर हार्डली देयर फॉर लास्ट 15 days 1 month, और उसकी वजह से अगर रेवेन्यू पे अगर कंपनी के इंपैक्ट आ रहा है तो करंट Q1 में there is an entire quarter that is probably getting impacted, right? अप्रैल मंथ हो मे भी कंप्लीटली वैसा ही गया है कि जहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई, और इनका जो बुक है रेवेन्यू जो रिकग्निशन है ऑलमोस्ट 50% डोमेस्टिक 50% इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल मार्केट और मिडल ईस्ट तो बड़ा इनके लिए रीजन है, इवन अफ्रीका है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि एग्जीक्यूशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, देन LPG शॉर्टेज है, ये सारी दिक्कतें इनको इंपैक्ट करती है। तो ये फैक्टर्स की वजह से इनका कहना है प्रोबेबली Q1 में भी देयर कुड बी सम इफेक्ट ऑन द ग्रोथ दैट वी डिलीवर। तो इन्होंने कहा है कि हमारे जो ग्रोथ होगा ना पूरे साल में कैसा होगा उसको ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड नॉट ऑन अ क्वार्टर बेसिस। तो इनका कहना है कि पूरे साल के लिए हम 20 से 22% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं गिवन जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। बट देन हमारे जो मार्जिन होंगे वो अराउंड 11% हो सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे पिछले 2 साल से किस तरह का गाइडेंस दे रहे थे उसके कंपेरिजन में इन्होंने क्या किया है, अपना गाइडेंस घटाया है। पहले बात करते हैं जैसे FY26 के लिए 25%, अब बोल रहे 22%। प्रीवियस ईयर में मार्जिन का बैंड था 11.5 to 12.5, अभी ये बोल रहे 11% के आसपास होगा। तो दोनों साइड पे रेवेन्यू हो या मार्जिन हो इन्होंने अपना गाइडेंस नीचे किया है। और ये बात तो हैव टॉक्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि मार्केट्स विल नेवर लाइक अगर मैनेजमेंट अपना गाइडेंस घटाता है, बट देयर इज अ पॉजिटिव अपसाइड टू दैट। सो मैनेजमेंट का क्लियर कहना है कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट टेंशन जो करंटली हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कि ये सारे कॉस्ट इंक्रीजेस हुए हैं, लेबर शॉर्टेज वगैरह थोड़ा सिचुएशन है, एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, देन सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है, ये सारा जो सिचुएशन है अगर मिडल ईस्ट वाले टेंशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं विद इन फ्यू मंथ्स और से 1 क्वार्टर, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो पिकअप हो सकता है इन द H2। तो हमारे जो गाइडेंस है हमने ये बहुत कंजर्वेटिव साइड पे दिया है एंड देयर इज ओनली अपसाइड टू दैट। तो 22% के 20 से 22% का जो ग्रोथ है यहाँ पे अपसाइड है एंड वी विल ट्राई टू डू बेटर देन दैट, बट करंटली वी वांट टू स्टे कंजर्वेटिव। तो ये एक्चुअली कंजर्वेटिव जान जाते हैं एंड देन आर ट्राइंग टू ओवर डिलीवर, तो विच इज नॉट अ बैड अप्रोच। बट देन क्योंकि एट द मोमेंट इन्होंने गाइडेंस घटाया तो मार्केट्स आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लाइक दैट। सी अब बात आती है कि जो ऑर्डर बुक है उसका नेचर कैसा है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो अगर इफ यू जस्ट लुक एट सी मतलब अगेन 90% या मोर देन दैट इज अगेन इनटू द TND पावर TND बिजनेस। सी 5% के आसपास कुछ सिविल है, कुछ रेलवेज है। और इनफ्लो देखेंगे तो इनफ्लो पे यहाँ पे एक्चुअली एक मिस हुआ है। तो अगर देखेंगे कि इन्होंने FY26 में गाइड किया था कि पूरे साल के लिए हमारा जो ऑर्डर इनफ्लो होगा अराउंड 10,000 करोड़ होगा और इनफ्लो आया कितना है 8,500 करोड़। तो मिस तो हुआ है रेवेन्यू के इनफ्लो के नंबर्स में ऑर्डर बुक है, बट मैनेजमेंट ने इस पर भी कंफर्मेशन दिया कि दिस वाज मिस्ड इन Q4, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सम ऑफ दैट विल गेट पॉजिटिवली कंपनसेटेड इन दी FY27। तो इन्होंने इस साल का गाइडेंस 10
10 से 11,000 के बीच में किया है। तो हायर इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड इन FY27 बिकॉज सारे प्रोजेक्ट्स प्रोबेबली दो गेट डिलेड आर गोइंग टू येट कम इन दी अपकमिंग पीरियड्स। तो pipeline is very strong and the inflow expected for the company is also very strong. अब what are the factors that are driving it? Again इन्होंने कुछ examples दिए हैं। 100 गीगावाट है उसका नॉन रिन्यूएबल जो नॉन बायोफ्यूल या फिर जो सोर्स होता है वहाँ से एनर्जी जनरेशन करना है। जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसको एक्सपांड करना है। तो 2032 तक 190 सर्किट 2 लाख सर्किट किलोमीटर के आसपास की नई ट्रांसमिशन लाइन बिठानी, विच इज़ 38% हायर देन द करंट जो नेटवर्क है। देन ये सब डोमेस्टिक की बात होगी। इंटरनेशनल में इनका कहना है कि अफ्रीका में वैसा ही स्ट्रॉन्ग डिमांड इनको दिखता है, विच इज़ अ बिग मार्केट। ऑलमोस्ट रेवेन्यू का इनके ऑलमोस्ट 20% जो ऑर्डर बुक है इवन करंटली वो आता है अफ्रीकन मार्केट से, जो अगेन मल्टी एजेंसी फंडेड प्रोजेक्ट्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। देन इनका कहना है कि देयर इज अ डिमांड इन दी जो स्टेट जो यूटिलिटीज होती है सेंट्रल में तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करती है। देन देयर इज EHV या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज वाली जो लाइन्स होती है उनका काम है। देन HVDC के लाइन्स आने वाले हैं। तो ये सारा जो काम है देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर देम एंड यहाँ से जो ऑर्डर्स बनेंगे जो बेसिकली पावर ग्रिड से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, राइट। पावर ग्रिड इज द बिगेस्ट कस्टमर फॉर देम। तो इनका कहना है क्योंकि पावर ग्रिड अब अपने कैपेक्स ज़्यादा कर रहा है, अपने कैपेक्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा है या फिर हायर कैपेक्स कर रहा है, तो जैसे अगर पावर ग्रिड ज़्यादा काम करेगा तो ऑब्वियसली वो जो EPC का काम है विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनीज लाइक ट्रांसरेल। तो काम की बिल्कुल भी डर नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली। और ये तो कह रहे हैं कि हम तो पिक एंड चूज कर रहे हैं कि हमें किस तरह के ऑर्डर्स लेने हैं। हम मार्जिन के रिलेटेड काफी कॉन्शियस है। वी डोंट वांट टू गो इनटू हाई ग्रोथ सिनेरियो जहाँ पे हमारी मार्जिन डाइल्यूट हो जाए। तो हम बहुत सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं जो अगर इंटरनेशनली कर रहे हैं तो मल्टी एजेंसी फंडेड होनी चाहिए और कोई स्टेट या स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के साथ नहीं करते। हम मल्टी फंडेड जो बैंक्स होते हैं लाइक IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, ये फंडेड प्रोजेक्ट्स में हम फोकस करते हैं। एंड देन वहाँ पे अगर डोमेस्टिकली है तो हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे उसके मार्जिन बेटर हो, बिकॉज एग्जीक्यूशन अगर आप सप्लाई करके जो सारा आपका रॉ मटेरियल है जो कंपोनेंट्स है वो सप्लाई करके 18-24 के टाइमलाइन मंथ्स के टाइमलाइन में अगर उसको नहीं कर सकते तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट डिलेड ऑन एग्जीक्यूशन। तो वहाँ पे एंटर नहीं करना है। तो दे आर वेरी प्रूडेंट अबाउट सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट एंड दे आर कॉन्शियस अबाउट मार्जिन एज वेल। तो कंजर्वेटिव साइड पे है गाइडेंस, बट देन सिचुएशन देखेंगे तो ऑर्डर बुक वाइज या फिर एग्जीक्यूशन वाइज इनका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। रादर इन्होंने अपने कैपेसिटी के बारे में भी अपडेट दिया। तो इफ यू रिकॉल इनका प्लान था कि जो टावर्स या फिर जो कंडक्टर्स बनाने की कैपेसिटी है रैंप अप कर रहे थे, तो इनका प्लान था उसको ऑलमोस्ट डबल करना। जो करंट इनका कैपेसिटी था 84,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्री कैपेक्स, वो अभी 1,72,000 पे पहुंचा है और ये नेक्स्ट फेज 2 जैसे पूरा हो जाएगा बाय द H1 ऑफ FY27 जिसमें हम हैं तो ये 1,96,000 पे पहुंच जाएगा और कंडक्टर का कैपेसिटी भी डबल हो जाएगा। तो ये जो दोनों कैपेक्स है ये इसी साल में H1 तक इनके पूरा हो जाने का एंटिसिपेशन है एंड इन्होंने कंफर्म किया कि दे आर गोइंग इन लाइन, वहाँ पे कोई डिलेज नहीं है। अब सी बात आती है कि वाई आर दिस कैपेक्स नेसेसरी। तो सी क्या होता है, इतना बड़ा ऑर्डर बुक है, यू आर एक्सपेक्टिंग फर्दर इनफ्लोज, तो अगर आपको ये जगह पे सप्लाई करना है तो ये जो कंपोनेंट्स है बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रोक्योर इट फ्रॉम समवन एल्स, बिकॉज वहाँ पे फिर अगेन वही हो जाता है ना कि डिपेंडेंसी हो जाता है, मार्जिन पे प्रेशर आता है। तो दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर इट ऑल इन हाउस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस रहा है इनका। तो ये कैपेक्स अब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो डिमांड है उसको मीट कर पाएंगे। तो इनका कहना है कि वी आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी हाई यूटिलाइजेशन ऑलरेडी। तो ये जो कैपेसिटी आ जाएंगी तो कैपेसिटी वाइज वी वोंट बी कंस्ट्रेंट, कहीं पे भी सप्लाई करना है तो एटलीस्ट जो डिलेज है हमारी तरफ से नहीं होंगे बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट कैपेसिटी। तो ये डेफिनेटली एस्पेक्ट इनके रीजंस में नहीं रहेगा कि भाई वी वर शॉर्ट ऑन दी सप्लाईज एंड दैट्स व्हाई आवर प्रोजेक्ट्स वर नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो दो फैक्टर्स है, एक तो ऑर्डर बुक अच्छी है, दूसरा है कैपेक्स टाइमली आ जाएंगे तो ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन करना है उनके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। तो ये दो फैक्टर्स इन्होंने डेफिनेटली एड्रेस किए कि विच आर एब्सोल्युटली वेल इन कंट्रोल। और थर्ड है जो लेबर वाला है, इन्होंने वो भी बोला कि दो देयर इज अ गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई बट वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट एंड करंटली दैट लुक्स मैनेजेबल। वो ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है जो करंट मिडल ईस्ट वाले टेंशन से, जिसकी वजह से वही सारे कॉस्ट बढ़े हैं, सप्लाई चेन के कुछ कंस्ट्रेंट्स है, एनर्जी कॉस्ट बढ़े, वही सब है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो इसकी वजह से इन्होंने अपना जो गाइडेंस है थोड़ा सॉफ्टवेयर किया हुआ है। अभी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो इनके टारगेट क्या है, तो इनका कहना है कि ये जो हमने नियर टर्म के लिए गाइडेंस को थोड़ा घटाया है, 20 से 22% का गाइडेंस दिया है, दिस इज नॉट आर मीडियम टर्म टारगेट। तो इनका अभी भी वही टारगेट है कि मीडियम टर्म के लिए नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स हम इजीली 25% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। देयर इज इनफ डिमांड फॉर अस एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट वी एंटिसिपेट इन गोइंग इन द फ्यूचर एज वेल। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू टर्म्स में ग्रो करना अभी भी पॉसिबल है अराउंड 25%। अभी इन्होंने इस क्वार्टर के कॉन कॉल में एक और जो अपडेट दिया है वो है 203 करोड़ का एक एडिशनल कैपेक्स करने वाले हैं। अब ये कैपेक्स एक्चुअली कोई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली इनको कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स या फिर कुछ मशीनरी प्रोक्योर करनी है, उसके लिए इन्होंने ये परचेस करने के लिए कैपेक्स प्लान किया है, बट दैट इज गोइंग टू बी ओवर FY27 एंड FY28। तो ये कैपेक्स इनका एक नेक्स्ट 2 साल का है 203 करोड़ का, इसके अलावा कोई मेजर कैपेक्स नहीं है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो इनका नेट डेट का पोजीशन बेटर हुआ है, वर्किंग कैपिटल का सिचुएशन देखेंगे तो वो भी बेटर हुआ है। तो एज सच कैश फ्लो वाइज भी दे आर डूइंग गुड। तो एज सच इनके परफॉर्मेंस में इनकी तरफ से मुझे एज सच कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं लगा। जो कंसर्निंग फैक्टर वही रहा कि इन्होंने जो अपना अभी गाइडेंस घटाया बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट वाले टेंशन है। अब ये अगर सिचुएशन क्वार्टर 1 के एंड तक अगर नॉर्मलाइज हो जाता है तो प्रोबेबली दे विल हैव अ गुड रनवे अहेड इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर टू ग्रो, बट देन
आई मीन गिवन द सिचुएशन, आई मीन अगर ये कंपनी बोल रही है हमारा रेवेन्यू ग्रोथ सॉफ्टवेयर साइड पे होगा, हमारा जो मार्जिन है वो प्रेशर में होगा, तो आई मीन इज इट रियली गुड टाइम टू प्रोबेबली एड इनटू अ पोजीशन इफ यू ऑलरेडी हैव सम स्टेक इन द कंपनी? प्रोबेबली नो, राइट? बिकॉज सिचुएशन हमें दिख रहा है कि डायरेक्शनली थोड़ा नेगेटिव साइड पे है या फिर मैनेजमेंट थोड़ा कॉन्शियस है ग्रोथ को लेके, तो प्रोबेबली दिस इज नॉट द टाइम टू ऐड। मतलब हमें कभी भी ऐड तब करना है कि अगर सिचुएशन जहाँ पे अपसाइड दिखे, जहाँ पे बुलिशनेस हो, मैनेजमेंट के कमेंट्री में कॉन्फिडेंस हो, तो वो बेटर सिचुएशन होता है पोजीशन पे ऐड करना। इफ यू ऑलरेडी हैव इट, इट्स नॉट अ बैड कंपनी एट ऑल, दे आर डूइंग वेल। जो भी इनको अपनी तरफ से करना चाहिए, कैपेक्स करना है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना है, ये इन्होंने अपनी साइड से बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इंपैक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। तो ये सिचुएशन है इनका ओवरऑल देखना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने बोला है किसी अगर एक मंथ के इम्पैक्ट की वजह से Q4 अगर डिग्रो हो गया वर्सेस लास्ट Q4, तो इट इज बिट एंटिसिपेटेड एज वेल, यू कैन से, राइट? मतलब Q1 का जो शुरुआत है या फिर ये Q1 या फिर H1 का जो शुरुआत है, ये भी थोड़ा सॉफ्टर ही हो सकता है। और इस साल के लिए दो ये 20-22% का रेवेन्यू ग्रोथ करे, क्योंकि मार्जिन में प्रेशर होगा तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उतना नहीं आएगा, ऐसा मेरा एजम्पशन है। बिकॉज अगेन इनका जो नई कैपेसिटीज आ जाएंगी तो उसका डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, और ये सारे खर्चे बढ़ेंगे विद द मार्जिन प्रेशर, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ कैन स्टे एट अ लोअर लेवल कंपेयर टू द रेवेन्यू ग्रोथ। सो सिचुएशन पूरा बहुत बढ़िया नहीं है, तो दैट्स व्हाई दो कंपनीज गुड, ऑर्डर बुक इज हेल्दी, execution is something that we can do अगर situation improve होता है, but it's not a point to add further if you already have. Probably wait out and maybe there are better opportunities you can add there. So that would be something that I would do if I were an investor in this company. Otherwise अगर देखेंगे तो valuation भी कोई as such बहुत expensive नहीं है, 13-14 के आसपास इसका PE है, तो already most of the things are in the price, but क्योंकि upward जाने के लिए वो अगर revenue growth higher आता है, margins better होते हैं, तो ये भी upside आएगा। At the current juncture doesn't look like a situation कि यहाँ से कुछ बहुत बड़ा अपसाइड दिखे। चलो देखते हैं कैसे आगे सिचुएशन होगा, बट परफॉर्मेंस इनका FY 2030 का ठीक है, देखना पड़ेगा FY 27 में क्या करते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ क्वेरीज इन द अपकमिंग वीडियो।